ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखो अपनी टॉपिक चल रहा था कल अपन ने पढ़ा था इस पहले 5 पाप पढ़े, फिर हमने सप्त व्यसन पढ़े। तो आज अपन पढ़ेंगे भक्ष अवक्ष के बारे में। तो संजय प्रकाश जी, ये आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा होगा शायद, मेरे ख्याल से इस क्रम में। वैसे तो ये बस एलिमेंट्री चीजें हैं। अभी जब मैं आपको अनम्यूट करूं तब आप बताइए कि पहले आपने कभी इनके बारे में सुना है कि नहीं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे भक्ष अवक्ष के बारे में। जो पदार्थ खाने योग्य हैं, पेज नंबर 282, जो पदार्थ खाने योग्य हैं वह भक्ष कहलाते हैं, जैसे दाल, फल, अन्न आदि। जो पदार्थ खाने योग्य नहीं है वे अभक्ष कहलाते हैं, जैसे मांस, मधु, मद्य, उदंबर फल आदि। यद्यपि अंतरंग परिणाम प्रधान होते हैं, फिर भी उनका निमित्त होने से भोजन में भक्ष व अभक्ष का ज्ञानी जनों को विवेक रखना चाहिए। देखो इनके क्या लिखा है कि ये जो भक्षण है, उन भक्षण में दोष उन फलों का, उन वस्तुओं का नहीं है। वास्तव में तो हमारा उनके प्रति जो ललक है, हमारे उनके प्रति जो राग है, हमारे जो अंतरंग परिणाम है उनको खाने आदि के, भले ही उसमें कितने भी जीव हो, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं कि इनके अंदर में जीव होते हैं, उनको नहीं खाना है। तो आज अपन थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन मोटे मोटे तौर पर क्या क्या चीजें अवक्ष हैं, वो अपन जरा विस्तार से पढ़ते हैं। अवक्ष के 5 भेद हैं। त्रसघात अवक्ष, त्रस अपन जानते हैं ना, 2 इंद्रिय और 2 से अधिक इंद्रिय वाले जो जीव हैं उनको त्रस कहते हैं। उनके शरीर को मांस की संज्ञा दी गई है, एक इंद्रियों के शरीर को नहीं दी गई। तो त्रसघात अवक्ष में, या जिनके खाने से बहुत सारे त्रस जीवों का घात होता है, वो त्रसघात अभक्ष कहलाते हैं। जिसके खाने से त्रस जीवों का घात होता है, पंच उदंबर फल यानी पीपल, बड़, ऊमर, गूलर, कठूमर, अंजीर और पाकर में त्रस जीव बहुत होते हैं। इन फलों के भक्षण से इन जीवों का घात होता है। इन फलों को सुखाकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके सूखने पर त्रस जीव मर जाते हैं और उनके कलेवर यानी मृत शरीर फलों में ही रहते हैं। इनके भक्षण से मांस भक्षण का दोष लगता है। मांस, अंडा, फूल गोभी, भुना हुआ अन्न, बरसात में जिनमें फफूंदी लग जाती है। देखो फूल गोभी भी क्यों बताया कि उसमें उसी जाति के बड़े बड़े जीव होते हैं, उसी कलर के होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए उन्हें यहाँ स्पेसिफिकली फूल गोभी के लिए दिया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। फूल गोभी, गुना भुना हुआ अन्न, जैसे हम चक्की से आटा पिसा हुआ लाते हैं ना, वो कैसा, वो तो सस्ते के चक्कर में जैसा उनको मिलता है सड़ा गला अनाज जो है गुना पिसा, वो सब पीस देते हैं। और अपने को थोड़ी मालूम कि गुने का पिसा है कि ऐसा पिसा हुआ है। तो जिनकी मजबूरी है, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहां तक संभव हो गेहूं आदि जो अनाज है वो स्वयं ला करके साफ सुथरा गेहूं चक्की में पिसवाएं अपने सामने। बरसात और घर की अगर चक्की हो तो और भी अच्छा है। बरसात में जिनमें फफूंदी लग जाती है, 24 घंटे के बाद का अचार, मुरब्बा, बड़ी, पापड़ खाने में भी त्रस्त जीवों का घात होता है ना। ये अचार वगैरह है, इनके अंदर में बहुत जीव पड़ जाते हैं, और जो जो ये पुराने होते हैं अचार मुरब्बे आदि, उनमें और जीव बड़ों की संख्या बढ़ती जाती है। अचार, मुरब्बा, बड़ी, पापड़ खाने में भी त्रस्त जीवों का घात होता है, अतः ये अभक्ष हैं। आटा, बेसन, मसाले आदि गर्मी, सर्दी व वर्षा में के मौसम में मर्यादित अवधि के पश्चात अभक्ष हो जाते हैं। इनकी सबकी मर्यादा दी हुई है, कौन से कितनी देर तक जो है वो सुरक्षित रहता है, इसमें जीव नहीं उत्पन्न होते हैं। नमक की मर्यादा ऐसे बहुत कम होती है, मिनट्स में ही होती है। ऐसे बहुत सारे जो है अनाज हैं, आटे की कब तक की मर्यादा, दाल की कब तक है, सब अपन पढ़ेंगे। दही, गुड़ मिला हुआ और जलेबी भी अभक्ष है ना। कल मैं आपको बता रहा था ना, गुड़ और दही मिला हुआ और जलेबी भी अभक्ष है। जलेबी क्या क्यों अभक्ष है, ये भी अपन चर्चा करेंगे। द्विदल, दही व छाछ में द्विदल पदार्थों यानी चना, मूंग, उड़द आदि अन्न जिनकी 2 दाल होती है के मिलने से
और उनमें मुख की लार का संबंध होने पर उनमें असंख्य समूर्छन त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे दही बड़ा। इनके खाने से महान हिंसा होती है, अतः अभक्ष हैं। जो दही बड़ा होता है ना, क्योंकि बड़ा तो वो दाल का ही बना होता है और उसमें दही और जब मिक्स हो जाता है, तो जब दही बड़े को खाते हैं और गले से नीचे जब वो उतरते हैं तो उसमें हमारा जो लार है वो उसके साथ में उसका संयोग हो जाता है। लार के संयोग होने से इस तरह के दही बड़े आदि में तुरंत से त्रसजीव उत्पन्न होते हैं, तो वो उनको खाने से बहुत हिंसा होती, समूर्छन त्रसजीव बहुत थोक के भाव में पैदा हो जाते। इसलिए जिनको द्विदल का जो है त्याग होता है वो ये चीजें नहीं खाते जो इसमें बताया इन्होंने। दही व छाछ में द्विदल पदार्थों यानी जिनकी दो दाल हो सकती हैं, साबुत बन जाती हैं, ऐसे पदार्थ आइडेंटिफाई करने के लिए चना, मूंग, उड़द आदि अन्न जिनकी दो दालें होती हैं के मिलने से उनमें मुख की लार का संबंध होने पर उनमें असंख्य समूर्छन त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे दही बड़ा। इसमें जो तीतर वगैरह पकड़ते हैं ना, तीतरों को खिलाते हैं, तो वो जो तीतर पकड़ने वाले वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा ऐसा जो चने की दाल या बेसन में थोड़ा दही डाल करके और उसमें थूक देते हैं, तो उनके थूकते ही जो उसके अंदर में वो त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं और उतने सूक्ष्म होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो तीतर को दिखाई देता है, वो तुरंत उसमें से वो जीव चुन चुन के खाते हैं। तो इस तरह की चीजें उसमें होती हैं और बहुत सारे लोगों ने द्विदल को देखा है माइक्रोस्कोप से। बहुत से अजैन लोगों ने भी देखा है, हमारे दोस्त लोगों ने, उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें ऐसा प्रक्रिया करने के बाद में उसमें पूरी धारा की तरह जीव चलते हुए दिखाई देते हैं, पूरी धारा बह रही है जैसे। दूसरा मैं और पढ़ूंगा फिर आपको वो करूंगा अनम्यूट। बहुघात, स्थावर घात अभक्ष, जिस वस्तु के खाने से अनेक स्थावर जीवों का घात होता है, जैसे प्याज, आलू, शकरकंदी, लहसुन, मूली, गाजर आदि कंदमूल के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता है। स्थावर जीव कौन से होते हैं? वो वनस्पति काय के जीव होते हैं। तो ये मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ। निगोदिया जीव के शरीर में अनंत जीव रहते हैं, एक आलू में भी अनंत निगोदिया जीव होते हैं, अतः ये कंदमूल अभक्ष हैं। हाँ तो देखो ये इनके बारे में सब पहले भी सबने सुना होगा, जो भी पंचउदम्बर फल जो है बड़ा पीपल, उमर, कठउमर आदि जो है इसको पंचउदम्बर फल कहते हैं। और संजय जी आपने सुना है पहले ये इनके बारे में? सर दही बड़ा इनके बारे में सुना है कि जलेबी और ये सब चीजें, बस इनके बारे में नहीं सुना सर। अच्छा, ये 5 फल जो होते हैं इनको तो जो अपने अष्टमूल धारण करते हैं जो श्रावक, शुरू में ही ये 5 फलों का त्याग हो जाता है, और 3 मकार जो माँ से आते हैं शब्द, मध्य, मांस और मधु, हाँ ये तो है ना, 3 वो और 5 ये उमर। बहुत सारे लोग इनको मिलाकर के अष्टमूल गुण बोल देते हैं, हालांकि अष्टमूल गुण में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो फल है, जैसे ज्यादातर तो अपन नहीं खाते हैं, ना पीपल खाते हैं, ना बड़ उमर खाते हैं, गूडर अंजीर खाते हैं, अच्छा खाते थे सर, अंजीर अंजीर लोग खाते हैं, और उसके बाद में अज्ञानवश आइडिया खाते है हैं। हाँ, लोग जी। मालूम नहीं, उसकी मिठाइयाँ बनती है तो लोग महंगी होती है तो और खरीद के ले आते हैं। ये पाकर क्या होता है जैन साहब? ये पाकर फल वही भी उसी टाइप का होता है, इसको आप तो फोड़ोगे ना उसको तो उसमें से उड़ते हुए जीव दिखाई देते हैं। नहीं, किस पे पेड़ पे लगता है, ऐसा कुछ ये आइडिया? मैं तो एक्चुअली इसको जो है अंजीर को ही समझता था पाकर, लेकिन इसमें अलग उसकी हाँ, विवेचना मैं दी है। मैं मैं इसलिए तो इसको अलग से हाँ क्लासिफाई किया है। हाँ, ये तो और ये लोगों को मालूम होगा। आरपी जैन साहब आपने देखा पाकर फल कौन सा होता है? जिसे मालूम हो तो बताएं। बहन जी को मालूम है पाकर कौन सा होता है? एनीवे तो ये 5 फल हैं, इनके बारे में जान लेना। और द्विदल जो है ना, द्विदल जो का त्याग करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम जो है जब भोजन करते हैं तो हम दालें भी खा रहे हैं और दही भी खा रहे हैं और ये सब इसका ध्यान नहीं रखते कि दाल के साथ में दही का जब सेवन हो जाता है और जब गले से नीचे उतरता है तो समूचन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो थोड़ा सा भी अगर हम सावधानी बरतें तो थोड़ा आगे पीछे करके खा सकते हैं कि दही बाद में खा लें आप, या वो दाल बाद में खा लें, ऐसा कुछ करके आगे पीछे, जिससे कि उनका संयोग जो है आपस में वो ना मिले। ये थोड़ा सा ध्यान रख करके खाने की चीजें, बहुत सारे नहीं, लोग जैसे बूंदी का। जैसे खाने पे बैठे हैं जी तो दाल खा रहे हैं, दाल खाने के बाद अगर लास्ट में दही खाया जाए तो मिक्सन हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं मिक्स नहीं, ऐसा नहीं होगा, जैसे गले में से वो सामग्री उतर गई, एक सामग्री, अच्छा अच्छा। जैसे दाल आपकी निकल गई, उसके बाद हाँ, आपने बीच में एक गैप दे दिया, कुछ और खा लिया, तो अब वो दही आप खाएंगे तो वो दोनों मिक्स होंगे नहीं। वो दैट इज ट्रू। हाँ ऐसे।
लार ले से सकते हैं ना, हैं? छाछ ले सकते हैं ना, छाछ। नहीं, छाछ भी उसी कैटेगरी में आता ना, दही और छाछ एक ही चीज है वो तो लास्ट में वाली आती है। ना? तो कैसी? ये मतलब उनका मेन चीज ये है कि दोनों का मिश्रण लार के साथ एक समय में नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, बस ये उतना सा आप अवॉइड करके इसमें, जैसे आपने दही खाया उसके बीच में आप कुछ और खा लीजिए और उसके बाद में फिर आप दाल का सेवन कर सकते हैं थोड़ी देर बाद। तो वो ये इतनी सावधानी रखें। बूंदी का रायता जो बहुत से लोग बड़े टाइम से खाते हैं ना, और जो द्विदल के त्यागी होते हैं वो इसका नहीं खाते, बूंदी का रायता, समझे ना? मैं भी नहीं खाता। मटर जो है, हाँ, मटर किस में आएगा? ये भी द्विदल के रूप में आएगा? मटर की भी दाल होती है ना बराबर की, वो तो उतनी होती है। मटर के भी 2 पार्ट हो जाते हैं। 2 पार्ट हो जाते हैं ना मटर के, हाँ 2 पार्ट तो हो जाते हैं। हाँ, तो वो उसी में आता है वो। तो ध्यान रखने वाली बात 2 पार्ट तो बहुत से जितने भी बीज हैं तो सभी के 2 पार्ट होते हैं। सेम हुआ उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, मोस्टली बीजों के 2 पार्ट होते हैं। ये सब जिन जिन के हो जाते हैं उनमें विशेष ध्यान रखें। जैसे उन्होंने जो अपनी दालें हैं ना, सारी जितनी दालें हैं बाई डिफॉल्ट सारी दाल इसमें आती हैं ना। छोले हैं, जैसे अगर मटर की सब्जी बनाएं, हाँ आजकल जो हरी मटर आती है ना, हाँ, उसमें दही डालें, उसमें और दही के साथ खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, दूधल हो जाएगा। कभी कभी चावल दाल में दही मिला के खा लेते हैं, लास्ट में बचा होता है तो वो डाल देते हैं, तो वो भी नहीं। दाल और चावल तो ठीक है, लेकिन उसमें आपने अगर कढ़ी मिलाई, कढ़ी नहीं, दही मिला दिया जाता है, ऊपर से दही और डाल दिया जाता है। दही की कड़ी है, दही के गट्टे हैं, बेसन गट्टे हैं, उससे ये नहीं खा सकते। हाँ, जैसे ये अपना जो कढ़ी का बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम है, और रायते का। तो कढ़ी में क्या है कि लोग दही के बिना लोग समझते कढ़ी बनती नहीं है, लेकिन वो टाटरी वगैरह से भी लोग बनाते हैं ना, जैसे नहीं, नींबू डाल लीजिए, नींबू डाल के बनाते हैं, तो वो खा सकते हैं। थोड़ा सा सतर्कता रखना है, अपना विवेक। अपना जो हरी मटर है और एक तो सूखी पकी हुई मटर होती है, उनमें कोई डिफरेंस होगा क्या? सूखी मटर में तो अब क्या है, दाल भी तो ऐसे सूखी होती ना। हाँ, दाल तो सूखी पकी हुई होती है, मतलब पूरा तो मटर का दाल का दाना पूरा पक जाता है। हाँ, सूखी दाल का जब हरी मटर जो फली वाली मटर आजकल जैसे जो आ रही है जी, इसलिए डिटेल में पूछा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अगर घर पे मेरा तो झगड़ा कम होगा एक्चुअली। कभी मैं मटर खा लेता हूँ एक्चुअली, बाकी तो नहीं खाता। हाँ, तो मटर को भी छोड़ने में थोड़ा सा ये वैसे झगड़े के प्रसंग तो बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हरी मटर का मैंने सोच रहा था कि शायद हरी मटर इसमें देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमारे उधर होम टाउन में अरहर बहुत होती है, तुअर दाल, और वो कच्ची तुअर दाल क्या कहते हैं उसको भी इन दिनों फलियां आती हैं, उनको निकाल के वो दाल को इसी तरह खाते हैं जिस तरह मटर खाते हैं। तो इट कम्स इन द सेम कैटेगरी सर। चाहे मटर हो, चाहे तुअर दाल हो, चाहे चने की दाल हो। इसमें थोड़ा सा देखो, अपने को बहुत टैक्टफुली काम करना पड़ेगा। उस समय चने भी बहुत होते हैं, होले, उसकी भी सब्जी बनती है इन दिनों। उस समय देखो, अपन को इसमें टैक्टफुल क्या होना है कि नॉर्मली जो है ना, जैसे घर में दोनों लोग जो हैं उतना उस लेवल की बात सोच नहीं रखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे इसमें क्या हो गया, ये खाइए तो चलता है। तो वहाँ क्या है कि अगर आप स्ट्रिक्ट हैं तो जो बन रहा है उसको बनाने दो, उसमें से आप जो है थोड़ा टेक्टफुली वो चीज थोड़ा आप अवॉइड करें, वो चीज आप ना लें, और लें तो ऐसा बीच में गैप अगर जैसे मिक्स करके ही बनाइए तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सर इसको साइंटिफिकली चेक किया है क्या कि भाई ये लार के मिलने से? साइंटिफिकली मैंने बताया ना आपको, हमारे एक बॉस थे गोयल, उन्होंने जो है ना इसका एक्सपेरिमेंट किया और उसको माइक्रोस्कोप से देखा, और उसके बाद से वो दही खा नहीं सकते। वो तो दही नहीं खा सकते, दही को तो देखने में आपको मानो लाइव पार्टिकल्स उसमें लाइव जीव होते ही हैं, उसके बिना वो बैक्टीरिया के बिना दही जमता नहीं, जिस विधि से हम जमाते हैं उसमें। ऐसी गोयल साहब ने देखा है ना ये तो? हाँ। उनको तो तकलीफ थी उनको शरीर में, इसकी वजह से उन्होंने दही तो बिल्कुल बाद में दही छोड़ा तो था, लेकिन फिर वो कहते थे कि मैं उसको खाता भी था तो वैसा बड़ी ऐसा भाव से खाता था, और उसमें बहुत सारी चीजें मिला लेता था, मिर्च ये वो सब, तो मुझे वो सीन याद नहीं आता था। नहीं जैसा उनको इस दूधल के खाने से जी उनको शारीरिक समस्या थी, उसको खाने के बाद उनको निजात मिला है। अच्छा, न खाने से। तो ये सब भाई साहब जी, दही भी तो कई तरीके का होता है। दही में तो शुरू में दही में तो हमेशा दही जब बनता है तो हमेशा जीवाणु होते ही होते हैं। हाँ, मैंने बताया ना आपको, जो तो जिस विधि से मर्यादित दही तो जो महाराज जी भी खाते हैं शायद।
नहीं देखो मैं आपको बताता हूँ दही के बारे में क्या है। जो जो विधि से हम दही बनाते हैं, जामन आदि से जो दही बनता है जी वो जी तो बैक्टीरिया पूर्वक ही बनता है। जी उसमें तो बैक्टीरिया ही उसको जमाने का प्रोसेस करते हैं। जी 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 उसकी उसकी कोई मर्यादा का सवाल ही नहीं। जी तो मर्यादा किसकी करते हैं? एक दूसरी विधि से दही जमाते हैं, संगमरमर के पत्थर से जमाते हैं, मिर्ची से जमाते हैं, लाल मिर्च से, या आपके और क्या चीज है, ये से खोपरे सर का सर सर नारियल उसमें से बनाते हाँ, क्या नारियल जीवाणु नहीं होते? हाँ नारियल की वो जो ऊपर की तो जो सर होती है, इसमें जीवाणु नहीं होते क्या? नहीं होते हैं ना। और उसका जो है उसका वो है अच्छा प्रोसेस भी है उसका, कितने देर के अंदर अंदर आपको उसको खा लेना है। अच्छा अच्छा हाँ वो कोई रखा कोई हुआ नहीं जीवाणु खाते नहीं हो। होते। हाँ, जीवाणु नहीं होते उसमें, वो केमिकल से जमता है वो, ये ठीक केमिकल है इसमें से जनरेट होते हैं। ठीक। लेकिन उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए लोग जो है जिनको जिभ्या के जिन्हें ज्यादा परवाह है वो उस दही को नहीं खा सकते। वो खट्टा नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। हाँ वो टेस्ट थोड़ा पंजन नहीं, टाइप का खट्टा तो टेस्ट होता है बाबूजी थोड़ा सा, मगर टेस्ट अलग ही रहता है। टेस्ट अलग रहता है वो। आप अपने जिनको आदत पड़ी हुई है दही खाने। हाँ बोलिए तो प्रमिला। क्या कहते हैं ये दही की जो कड़ी है ना, हाँ 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 प्रमिला बोल हाँ रही। तो उसमें जो महाराज जी वगैरह आते, जब बहुत पहले की बात, शायद ज्ञान सागर महाराज जी के साथ दीदी वगैरह थी, जी उन लोग महाराज जी के लिए ना ज्वार के आटे की कड़ी बनाती थी, हाँ 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 ज्वार के या गेहूं के आटे की। अच्छा ओके। तो बेसन की जगह हम उसका यूज कर सकते, उनने महाराज जी के लिए मतलब वही यूज करती थी। हाँ ऐसे बहुत सारी चीजें कर फिर सकते हैं आप ज्वार वो रिप्लेस। अब अरे साहब दही वो के ये साथ खाते हैं ज्वार की। नहीं बात ये चल रही है कि दही जो है वो दही का किस क्या प्रोसेस रखे हैं जिन्हें दही खाना है। तो वैसे तो दही वो अभक्ष्य तो भी है, तुरंत, अभक्ष्य है हाँ जो। तुरंत का ही मतलब हाँ तुरंत यूज करते हैं, ज्यादा तुरंत। देर नहीं रखते हैं। वो तुरंत बना नहीं, और तुरंत महाराज जी के लिए तो मतलब शाम को जमाए और सुबह यूज करने वाला, वो मतलब उसके आगे का नहीं लेते यूज। अब वो उसी क्योंकि विधि से महाराज जी बनाना लोग भी पड़ेगा। छाछ वगैरह लेते हैं घर में, हाँ तो मार्बल के टुकड़े से बनाते मार्बल हैं के या टुकड़े फिर से वो बनाते हैं। बादाम या फिर हाँ छुआरे से भी नारियल। बनाते हैं, छुआरा नारियल ये सब करके बहुत सारी चीजें हैं, सिक्के। जैन साहब ये हाँ आजकल कई लोग इसको अवॉइड करने के लिए जी बजाय बेसन के मक्के की कड़ी बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी हाँ बनती है वही तो उसी प्रमिला तरह। बता रही है, मक्के वो की तो बहुत ज्वार टेस्टी बाजरे के की बनती है। बता रही है, मैं मक्के की तो बता रहा हूँ। नहीं भाई, तो हाँ जब मक्के की बनाओ चाहे बेसन की बनाओ, अगर दही पड़ेगा तो वो तो खाद्य हो गया। नहीं नहीं, सुनिए बाबूजी, वो जो आप दाल से, चने की दाल से तो कड़ी बनाएंगे, हाँ और जब वो लार से बनेगा तो उसमें हाँ सम्मोसन जीव पैदा होंगे। हाँ हाँ अभी जो बात कर रहे हैं दही में, वो बैक्टीरिया है, हाँ अभी उनमें दही दोनों की में बात कर अंतर रहे है। हैं, सिर्फ दही की बात कर रहे हैं अभी। दही है। ओनली दही। हाँ हाँ ओनली दही। तो ये थोड़े से जो टैक्ट इसको आपको करना पड़ेगा खाने के समय में, उससे जो है घर में भी थोड़ा झगड़े वगड़े नहीं हो। अभी जैसे देखो अब कोई जलेबी, में हम लोगों ने जलेबी छोड़ी हुई है, दोनों ने छोड़ी है। और उसका मैं आपको एक घटना भी बता दूं छोटी सी, कि हम एक शिविर अटेंड करने गए थे, वहां से बाहर निकले तो देखा एक जो जलेबी बना रहा था, वो उसकी जो वो कपड़ा होता है ना, वो कपड़ा खोलता था बाहर में, दोबारा उसमें वो मैदा डाल देता था। वो कब से नहीं धोते वो कपड़ा जब तक फट ना जाए। तो उसको उसने जब खोला तो उसमें हमें इडलियां दिखाई दी बड़ी बड़ी दूर से ही। तो उस दिन से इतना वो नफरत हो गई कि हमने जलेबी नाम से छोड़ दिया। अब क्या हो गया कि जब हम कहीं जाते हैं तो लोग, घर के लोग पीछे पड़ जाते हैं, नहीं ये तो मावे की बनी हुई है, ये तो हाल की बनी हुई है, ये हलवाई की थोड़ी है। हमने बोला हमने जलेबी नाम से छोड़ दिया। यही हमने करा अभी आप कैसे भी बनाओ, जलेबी नाम से छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, उसके प्रति राग ही खत्म। तो ऐसे अपन को थोड़ा सा, एक जैसे मैंने उदाहरण दिया कि ऐसे अगर अपन ने मन के अंदर में ऐसा दृढ़ धारण कर लिया है संकल्प, तो कोई शक्ति आपको डिगा नहीं सकती। लेकिन वो तो उसमें टैक्ट क्यों लगाना पड़ता है कि कई बार बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। अभी जैसे ये हमारे चाचा जी हैं, वो डॉक्टर हैं, उनको इस बात से बहुत चिढ़ है कि जैन धर्म में ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये सब क्यों है। तो एक बार उन्होंने हमसे कहा कि तुम भी जलेबी खाओ। तो उनको नहीं मालूम था कि हमने छोड़ रखी है। तो मैंने उनसे कहा कि चाचा जी मैं खा नहीं सकता जलेबी, क्योंकि मुझे ये सूट नहीं करती। तो वो शांत हो गए। अब सूट नहीं करते, कई अर्थ डॉक्टरी हो सकते भाषा में बोल दिया। हैं कई अर्थ हो सकते हैं सूट नहीं करने के। तो ऐसे थोड़ा सा टेक्टफुली, और अपने हम इतना संकल्प होना चाहिए कि अगर हमें कुछ भी ना मिले तो हम नमक से रोटी खा सकते हैं, लेकिन हम किसी को तंग नहीं करेंगे। तो अपनी वजह से कोई परेशान ना हो। जो गृहिणी ने वही सब्जी बना ली, वही चीज और कुछ है बनाई ही नहीं है, और अपन ने उनके सामने कह दिया कि मैं तो ये नहीं खाता, तो आप उसको दूसरे ढंग से बोल सकते हो, आज मेरा इसको खाने का मन नहीं है, या ये ऐसा चक्कर है, या मेरा तो
तो भाई साहब ये संभव तो है, लेकिन ये बताओ घर में अगर आप हैं जी और आप नमक से खा रहे हैं तो वो घर वाले आपको नमक से खाने देंगे क्या? नहीं, आप पहले ये बता दो कि आज मेरा यही मन है। प्रैक्टिकल लेके चलिए, नहीं आसान कहना आसान है, प्रैक्टिकल करके देखिए। आप अपने घर में बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े हैं, और आप किसी तकलीफ नहीं देना चाहते, आपने सिद्धांत बना लिया और ये भी सिद्धांत है मैं अपने नियम से पालन लूंगा। ये घर के अंदर मान ली सब्जी बनी, वो सब्जी आपने कहा मेरी तबीयत खराब है या मैं नहीं खाना चाहता सब्जी या मुझे अच्छी लगती है, और आप नमक से खा रहे हैं, क्या आपके बहू बेटे आपके जो है ये आपको नमक से खाने देंगे क्या? या घर में कलेश नहीं होगी इस बात पे? नहीं, तो यही तो मैंने यही टॉपिक लेके तो कहा कि कलेश ना हो, इस हिसाब से थोड़ा अपना देखो। दुनियादारी में तो अपन बड़े टैक्टफुल हैं। हाँ, अरे संसार को तो अपन इतने टैक्टफुली हैंडल करते हैं, अपने जो घर के लोगों को नहीं हैंडल कर सकते क्या? है ना, तो टैक्टफुल की बात है, जब तक हमारे अंदर से खुद ही ना हो। बहुत मुश्किल पड़ता है भाई साहब। नहीं मुश्किल है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने टैक्ट की बात करी कि उसको ऐसे टैक्टफुली कि वो उनको भी बुरा ना लगे किसी को, और अपना काम हो जाए, ऐसा बीच का एक रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक है ना, खाली उसके डर से करते रहेंगे तो फिर जो दीक्षा लेते हैं वो कभी दीक्षा नहीं ले पाएंगे। नहीं, वो अपना काम तो करना है, अपने काम से अलग नहीं होना है, बराबर। लेकिन एक रास्ता ऐसा निकालना है कि वो भी दुखी न रहे और हम भी अपने काम चलाते रहे। वही मैंने इसीलिए 2-3 एग्जांपल दिए आपको। चला ही रहे, सब काम चल ही रहे ऐसे। बराबर। तो देखिए ये इस तरह से जो हम कर सकते हैं। पाकर का ना एक स्क्रीनशॉट भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा है। अच्छा। पाकर को अंजीर बता रहे और कठूमर को कटहल। हाँ, मेरा भी ऐसे ही मानना था कि जो पाकर है वो अंजीर ही होता है। उसका स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है। पाकर मतलब अंजीर, बिल्कुल सही। कठूमर कटहल है। बराबर। कठूमर कटहल, पाकर अंजीर। हाँ, कठूमर। ये देखो अब अवक्ष 22 अवक्ष में 10 नंबर पे कठूमर के फल भी लिखा है। अगला पेज है 283 पे। सर कठूमर मतलब उसी को कहते हैं, कटहल को कहते होंगे। अब मेरे को ध्यान आ गया। यस, एलके साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पाकर इज डेफिनेटली अंजीर। हाँ, उसे उड़ा के आप खुद देख सकते हो। ये अपने जो एपीएमसी मंडी में मिलते हैं ना, जैसे वो हरे पाकर फल भी मिलते हैं अंजीर, तो उसको आप ऐसे तोड़ोगे ना तो आपके सामने उड़ते हुए नजर आएंगे। गूलर में तो भाई साहब करोड़ होते हैं, अरबों। गूलर तो है ही उसी की बनी जीवों से ही है। तो जैन साहब हम ऐसा माने कि जो बाहर की जो चाट है, चाट पकौड़ी है, वो सारी इसमें निषेध हो गई, अवक्ष हो गई। नहीं, बाहर की तो चाट वैसे भी वो जो पानी बनाते हैं वो अवक्ष होता ही होता है। बाहर की तो सब चीजें अवक्ष ही होती हैं, लेकिन अपन नहीं कर पाते, बात अलग है। बच्चों के साथ में जाते हो करते हो अलग बात है, लेकिन है सारी अवक्ष टोटली बाहर की बनी हुई चीज। क्योंकि वो दही तो सब में डालते हैं, चाट में सब में दही डलता है और बेसन भी होता ही होता है। हाँ। नहीं, इवन घर में भी आपके अगर दही बड़े बनते हैं तो जैसे हमारे यहाँ भी बनते हैं कभी, तो मैं दही बिना दही के खाता हूँ। सीधी सी बात ये है, उसमें बोल दो आपकी भाई मेरे को तो नहीं, बिना दही के खा लेंगे। और अगर बाहर का खाएंगे आप तो उनके हाथ इतने सुंदर होते हैं लपेट में, जो क्या छू रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा सामान ले रहे हैं, सब में घर पर ये वो होता है, तो वो तो आपका मन व्यतीत नहीं करेगा खाने के। अरे उसी हाथ का स्वाद है बाबूजी, टेस्ट उसी से तो आता है बाबूजी। उसी हाथ का ही टेस्ट होता है बाबूजी। आपका मन व्यतीत नहीं करेगा खाने के लिए। नहीं, उसी हाथ का टेस्ट होता है उसमें। नाम बच जाता ना, फलाने ठेले वाले से ही खाना है बाबूजी। वो फुहारे पे बल्ला खाने क्यों लोग जाते थे उसके पास? मालूम। लेकिन सर काफी लोग ऐसे हैं, जैसे पुष्कर का एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। पुष्कर में एक पानी पूरी वाला है, अभी तो है या पता नहीं, वो उसको आप नोट देते थे ना, तो उसको नोट को भी वो धोके लेता था। करेंसी नोट अगर आप देते हो ना उसको, तो उसको भी धोके अपने गुल्लक में रखेगा, मतलब इतनी शुद्धता रखता था वो। वेरी गुड। चलिए बाबूजी, ध्यान होगा आपको सेठ गली के भल्ले। हाँ मालूम भैया, मालूम खूब अच्छी तरह मालूम है। वहाँ तो मोती गढ़ उसी पास था ही, के पास तो रहते थे। उसके हाथ कितने शुद्ध होते थे। अभी शादियों में अपन जाते हैं तो शादी में एक आजकल चाट का स्टॉल अलग से लगता है। यस है ना, और अपन ये सोच के खा लेते हैं कि ये जो बाजार का थोड़ी है, ये तो शादी का काउंटर है। अरे बाजार का नहीं है वो। हाँ, अरे बहुत से लोग ये मानते हैं। या जैसे अपन घर में या मंदिर में अपना कोई फंक्शन हो तो अपन किसी को बुलाते हैं ना, तो वो यही बना के देगा आपको सब कुछ, तो बाजार का है कि मंदिर का है? अगर आपने अपना सामान खुद स्वयं दिया है और हाथ धो करके चढ़ा हुए पानी से बनवा रहे हैं आप किसी से, तो वो तो ठीक है। अदरवाइज
अगर वो बना रहे हैं और आपने छोड़ दिया उनको ऊपर, वो अपना ही सामान लेके आ रहे हैं, तो वो अभक्ष है। बराबर। बाबूजी ये मतलब प्रिंसिपल मत बताओ, ये कह रहे हैं कि अपने मंदिर में जो खाना बन के परसा जाता है वो बच्चे है क्या? बच्चे है, अभक्ष है। तो फिर क्यों खिलाते हैं आप? हम तो खाते नहीं है। अब बाबूजी ने विड्रॉ कर लिया है, पहले खिलाते थे, अभी भी कहते खाओ खाओ खाओ, मैं नहीं खा रहा। आप ट्रस्टी हैं साहब, आप ट्रस्टी हैं, आप इस जिम्मेदारी से नहीं अलग हो सकते। आप खिलाते हैं ना सबको, आप क्यों नहीं उसको छले हुए पानी से अपना सामान दे के बनवाते हैं? मंदिर का ये खाने का कार्यक्रम है, ये किसी भगवान के स्थापना दिवस या निर्वाण दिवस ऐसे मौकों पे होता है, और उस शुद्ध दिन को खाना शुद्ध क्यों नहीं बनवाया जाता है? हाँ, मैं दोषी हूँ उसके लिए, आगे से ध्यान रखो। दोषी नहीं सर, दोस्त मरने की वो नहीं है इंटेंशन, मतलब ये है इस पर विचार होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। नहीं, वो समझ गए बाबूजी, समझ गए कि मतलब देखो, एक तरीका तो ये है कि अपन खुद उससे अलग हो जाएं, जैसा कि बाबूजी ने अपने आप कर लिया। दूसरा, जैसे ये आप बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, वो भी ठीक बात है। ट्रस्टी होने के नाते एलकेजन ने थोड़ा सा हमको सबको झकझोर दिया है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को भी जितना हो सकता है, संभव हो सकता है, उतना प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कंदमूल जो है अभक्ष है। तीसरा नंबर पर देखो एक आइटम आ रहा है, अनुपसेव्य अभक्ष। अनुपसेव्य क्या होता है? जिनका सेवन लोक में निंदनीय है, जैसे मल मूत्र, लार, गोमूत्र आदि का सेवन, है ना। इवन अपना भी जो है उगला हुआ चीज अपन नहीं खाते, तो ये सब अनुपसेव्य में आता है। और या जो है ये गोमूत्र आदि जो है वो दवाइयों में तो क्या देते हैं कि आजकल उसको क्या बोलते हैं, गोघृत नहीं, गोधन के नाम से आजकल दे रहे हैं। तो पहले तो अभी जैसे कुछ लोग स्वमूत्र चिकित्सा में भी उसको सेवन करते थे, लेकिन उनमें क्या है कि बहुत सारे तरसजीव होते हैं। मुरारी देसाई ने बहुतों को पिला दिया। हाँ, वो तो पीते थे ना, खुद तरसजीव होते हैं उसमें, वो पीते थे। स्वयं कहता, क्या नाम था उसका? हाँ, स्वमूत्र चिकित्सा। जब लक्षद्वीप गए थे तो गाय भी गई थी उनके साथ में। गाय नहीं, वो अपना ही पीते थे यार, खुद का ही पीते, स्वमूत्र था ना उनका, स्वमूत्र अपना ही पीते थे। हाँ, लेकिन दूसरों को तो नहीं पिलाते थे ना, सबको अपना अपना पीने के लिए बोलते थे, अपना पियो। हाँ। तो चलिए अगला, ये जो सारी चीजें हैं वो इसमें आती हैं। और इसी तरह देखो, हमारे कोई झूठा बर्तन है जिसमें हमारी लार वगैरह लगी हुई हो, तो उसका विशेष ध्यान रखें, किसी और को वो सेवन ना करने दें। चौथा नंबर पे है अनिष्ट कारक अभिक्ष। अभक्ष कौन से? जो अनिष्ट करने वाले हैं, जिसका खाना हानिकारक है, अर्थात जो पदार्थ भक्ष तो हैं मगर परिस्थितिवश वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जैसे मिठाई भक्ष तो है मगर बीमार व्यक्ति के लिए अस्वास्थ्यकर होने के कारण अभक्ष है। मतलब जिसको जिस बीमारी की वजह से वो ना खाने के लिए कहा जाए, वो वस्तुएं तो भक्ष हैं स्वस्थ लोगों के लिए, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को के लिए प्रतिकूल है, तो हमें नहीं खाना है। बर्क लगी मिठाई भी नहीं खानी चाहिए ना, बर्क लगी। हाँ, वो भी वही बात है। जैसे जो वर्क आता है ना, वो तो जो चांदी का वर्क कहते हैं, एक्चुअली वो एल्यूमिनियम का जो वर्क होता है। तो जो वर्क बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो बोलते हैं चमड़े के ऊपर रख करके उसकी पिटाई होती है या जो भी है, तो उसमें बहुत सारे जीवों का घात होता है, वो जो चमड़ा लाया जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग वर्क की बनी हुई या वर्क लगी हुई मिठाई नहीं खाते। वैसे भी वो जो एल्यूमिनियम है या जो भी उसकी धातु है, वो पेट में जाकर के नुकसान करती है। तो दोनों कारणों से ये आजकल मॉडर्न मशीन आ गई है, वर्क जो बनता है ज्यादा मशीनों से बनता है आजकल। हाँ, वो मैंने भी सुना है। चांदी का एल्यूमिनियम का है, मगर ये बात सही है, चांदी का वर्क तो बहुत ही कम यूज करते हैं। हाँ, उसमें एल्यूमिनियम का वर्क होता है और दैट इज अ पॉइजन। हाँ, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक है, दैट इज अ पॉइजन। मगर ये जो वो चमड़े के उसके बांध के पीठ के बनाने वाला वर्क की प्रथा तो अब खत्म हो चुकी है, कहीं नहीं मिलती है। पता नहीं, तो अपन तो ऐसी चीज छोड़ ही दो ना कि कहीं मान लो संयोग से भी कोई पीटने वाला हो। सही है, मगर सर हींग के बारे में, सर हींग के बारे में बताइए। हाँ, हींग का ऐसा है कि जो हींग उसमें पहले चमड़े की थैली में रख के आती थी, वो पहले आती थी, हाँ, प्रिजर्व करने के लिए, और वो उसकी जो स्मेल बाहर ना आए इसके लिए चमड़े की थैली में आती थी। अभी तो वो शायद उसका प्रयोग बंद हो गया, बहुत सारे नए मटेरियल आ गए हैं। नहीं, अब तो सील्ड पॉलीथीन के सील्ड कंटेनर में आती है, तो वो बाहर नहीं आती है। हाँ, और उसमें पहले वो हींग और हींगड़ा, दो तरह की कुछ चीजें आती थी अलग अलग,
एक में दोष बताते हैं, एक में नहीं बताते थे। तो वो हींग का तो अभी लोग यूज कर रहे हैं, और वो उसमें क्या कितना दोष है ज्यादा खुल करके आया नहीं इसके बाद में। सो एनीवे, तो ये अपना हो गया दूसरा। 5वें नंबर पे है प्रमाद कारक अभक्ष्य। ऐसे अभक्ष्य जो जिसके खाने से प्रमाद या काम विकार बढ़ता है, जैसे शराब, अफीम, गांजा, भांग, चरस, कोकीन, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू आदि नशीली चीजों के सेवन से प्रमाद बढ़ता है, अतः ये अभक्ष्य हैं। देखो, इन्होंने तो खाली जो चीजें कहीं वो विशेष रूप से अपन नशे के रूप में जिन्हें जानते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रमाद बढ़ाने वाली जो चीजें हैं या जो ब्रह्मचर्य में घातक होती हैं, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं। जैसे हम जो गरिष्ठ भोजन जिसे कहते हैं ना, गरिष्ठ भोजन का त्याग जो है शील की 9 बाढ़ को पालने में भी यूज किया जाता है उस शब्द को, कि आप ऐसे शील की बाढ़ जिसे पालना हो, जिसको विकार उत्पन्न ना हो, खासतौर से जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत आदि ले रखा है, उनके लिए विशेष तौर से ऐसे भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है जिनसे विकारों की उत्पत्ति होती है, और ना ही ऐसे भोजन मुनिराज को देना है। ऐसा शास्त्रों में ये शिलाजीत, अश्वगंधा, ये सब कोई नहीं खा ले सकते। हाँ, वो डिपेंड करता है कि मतलब आप किस पर्पज से ले रहे हैं। कोई बहुत दुर्बल है, उसका इलाज चल रहा है तो बात अलग है, लेकिन बाकी जो है इस तरह की चीजें किसी के लिए करना कि मुझे जो अपनी जो है वो काम शक्ति बढ़ानी है, या इस तरह के जो भाव करके जो खाई जाती चीजें, तो वो शील व्रत में दोष लगता है। मुनिराज को भी अपन जो अपने तो अपन सामर्थ्य दिखाने के लिए कि मैं इतना पैसे वाला हूँ, बहुत गरिष्ठ भोजन उनको कराते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है सीधा सीधा, ये मेरी बात नहीं है, कि ऐसे भोजन मुनिराज को कराने में उनकी जो दिनचर्या होती है, उनके सामयिक आदि है, उसमें उनको बहुत व्यवधान आता है, प्रमाद उत्पन्न होता है। तो इसलिए ऐसी चीजें उनको भी ना दें और स्वयं भी ना खाएं, जिन्हें खास तौर से अपने शील का ध्यान रखना है। तो ये बातें हो गई। अभी अभक्ष्य के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें आपने देखी होंगी जिनको खा करके अपन को वो उनका कॉम्बिनेशन होने से नींद आती है। जैसे चावल, दही चावल आप खा लो तो उसे नींद आती है खाने के बाद ना। बहुत सारे लोगों को इस बात का बड़ा ध्यान रहता है, वो फलों का जो है ज्यादातर सेवन करते हैं। अब देखो 22 अभक्ष्य के बारे में आपको बताता हूँ। 22 अभक्ष्य कौन से होते हैं जो प्रसिद्ध हैं। 22 अभक जिन गाए, सो निश दिन भुन जाए, आलोचना पाठ में आता है। कछु भेदा भेद न पायो, जो त्यों कर उधर बनायो। ये देखो, हमारी आलोचना पाठ अभी अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें ये सारी चीजें आ गई हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। अब अपन एकाग्र होकर पढ़ेंगे, अर्थ सहित पढ़ेंगे, अपने को समझ में आएगा। 2-20 माने 22, 2-20 अभक, अभक माने अभक्ष्य है ना। तो देखो कौन से हैं वो 22 अभक्ष्य। अभक्ष्य पदार्थ 22 होते हैं, ये भी उपरोक्त 5 प्रकार के अभक्ष्यों में आ जाते हैं। फिर भी इन 22 अभक्ष्यों का विवरण इस प्रकार से है। पहला, ओला। हम बोलते थे ओले कौन खाता होगा, जो गिरते ना ऊपर से ओले, सिर मुड़ाते ओले पड़ते ना जो, तो वो ओले कौन खाता होगा, लेकिन ओला कोई खाते होंगे, इसलिए उसमें आया कि ओला, क्योंकि एक इंद्रिय जीव है ओला। दूसरा, दही बड़ा। तीसरा, रात्रि भोजन। चौथा, बहुबीजा फल। बहुबीजा फल में बहुत सारे तरबूज वगैरह भी आते हैं, वैसे तो लोग बोलते हैं टमाटर भी उसमें आता है। पांचवा भी आएगा सर, है अमरूद भी आएगा बहुबीजा में, अमरूद आता है, बिल्कुल आता है, बहुत सारे लोग छोड़े। अब आप भाई साहब, ये बहुबीजा का तो एक ऐसा है कि इसको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, किसको खाएं किसको ना खाएं। बहुबीजा में भिंडी को बहुबीजा मान लो, हाँ, पपीता भिंडी नहीं खाते, बहुत से नहीं खाते। अमरूद मत खाओ, पपीता बहुत सारे बीज होते हैं। पपीता मत खाओ। देखो बहुबीजा का जो मैं आपको बिना बीज के, बिना बहुबीज माने एक से ज्यादा बीज नहीं, एक से ज्यादा बीज का मतलब ये हुआ कि हर एक कोई भी फल ऐसा नहीं है जिसमें बीज न हो। नहीं, एक मिनट बाबूजी, वो बहुबीजा का अर्थ क्या है? जिनके वो गुच्छे से बने रहते हैं ना, जैसे टमाटर में आप देखो एक जाली सी रहती है, उसके अंदर में बहुत सारे जो बीज हैं, है ना, वो ऐसे स्वतंत्र बीज नहीं होते। पपीते में भी आप देखा एक तरह का वो बन जाता है, बैंगन में भी होता है ऐसे, जिसमें जाला सा गुच्छा सा बना रहे, उसमें बीज हो, तो वो जो है वो बहुबीजी की कैटेगरी में मेरे हिसाब से वो विशेष तौर से। एप्पल के अंदर भी छोटे छोटे बीज वो जाली में ही रहते हैं। हाँ, हर फल के अंदर जितने बीज हैं वो सारे जाली में ही रहते हैं। नहीं, वो जाली है जैसे टमाटर की जाली होती है वैसी नहीं होती है सेब के अंदर। जाली वही होती है, मैटर ऑफ क्वांटिटी।
नहीं, मैटर ऑफ क्वांटिटी की बात नहीं है, किस फॉर्म में है जिससे वहाँ जीवों के पैदा होने की गुंजाइश रहती है। सर वो जीव वहाँ भी पैदा होते हैं, सेब के अंदर कई जीव सेब सड़े हुए मिलते हैं। हाँ ऐसा है जी, जो कोई भी फल ऐसा नहीं है जिसमें एक से ज्यादा बीज नहीं हो। अब कई पपीते आते हैं बिना बीज के भी आते हैं आजकल। नहीं, एक से ज्यादा बीज नहीं होता, एक से ज्यादा की बात नहीं है। बहुबीजे की जो स्पेशल कैटेगरी है जिसमें उस फॉर्म में जो बीज रहते हैं, जैसे टमाटर की मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे जाली गुच्छे से बने रहते हैं। टमाटर खाते हैं क्या? हाँ नहीं खाते, बहुत से लोगों ने छोड़ा हुआ है। बहुत से नहीं, इस कैटेगरी में आता है, खाते में आता ही है, इसीलिए तो छोड़ा है। अब देखिए जैन साहब, बैगन होता है, हाँ बैगन में वो बीज कितने होते हैं, हजारों, मगर में आया ना, नहीं मगर उसमें वो जाली नहीं होती, वो अलग अलग स्थापित रहते हैं पूरे बैगन में। जैसे आपका अमरूद है, अमरूद में भी क्या कहते हैं, बीजों का यही हाल होता है। अमरूद तो दांत तोड़ देते हैं वो। नहीं, दांत तोड़ने वाली बात दूसरी है, बात हो रही है बहुबीजे वो तो डिपेंड करता है। इस बहुबीजा फल लिखने के बाद में हम बड़े उसको आइडेंटिफाई करने में बड़ा मुश्किल पड़ता है। हाँ बिल्कुल। वैसे मेरे ख्याल में बहुबीज में उन्होंने पहले जो 5 फल बोले हैं उसमें जैसे जो बता दिए वो वहां पर क्लेरिफाई हो जाता है, तो यहाँ पर उतना ही बहुत है, उतना ही रखो। क्या बाबूजी आप तो बाउंड्री खींच रहे हो। अरे भाई एक बात, अच्छा भाई साहब माफ कीजिएगा, सीवी जैन साहब, बहुबीजा मान करके तो आप कोई फल नहीं खा सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई फल नहीं खा सकते फिर आप। संतरे में इतने बीज होते हैं सर। मैंने कहा कि बहुबीजा का अर्थ ये नहीं है कि नंबर ऑफ बीज, वो किस तरह से रहते हैं बहुबीजा में, उसके हिसाब से आइडेंटिफाई किया गया है। बहुत से लोग टमाटर इसलिए नहीं खाते कि बहुबीजा होता है, बहुत से इसलिए नहीं खाते उसका रंग लाल होता है। तरबूज होता है, तरबूज के अंदर बहुबीज होते हैं और तो बड़ा फल भी है वो। खरबूजे में बहुबीज होते हैं और खरबूजे में भी टमाटर की तरह ही होते हैं। खरबूजा जो होता है उसमें भी टमाटर की तरह ही बीज होते हैं। तो कुल मिला के जब आप इनकी व्याख्या करोगे तो मालूम पड़ेगा 2-4 चीजें रह गई हैं। कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए आगे चलिए। चलो तो ये हो गया। सॉरी, बहुबीजा के बाद में बैंगन को अलग से आइडेंटिफाई किया है। हाँ अलग से दिया है। लोग बैंगन को देखो दो कारण से नहीं खाते, एक तो वो बहुबीजा भी होता है, दूसरे उसमें बड़े बड़े तरजीब निकलते हैं। लोग सीधा उसको बैंगन का भरता बनाने के लिए सीधा साबुत बैंगन जो है उसमें डाल देते हैं भट्टी में, उनका भी भरता बन जाता है। हाँ आप खोल के देखो, हमने एक बार, मैं छोटा था जब मैंने देखा, हमारे चाचा जी के लिए भूना गया था तो उसको फोड़ा तो उसमें बड़े बड़े इल्लियां मरी हुई, तो वो देख करके उस दिन से मन दहल गया। बहुत लोगों ने देखा होगा बैंगन का। तो इसलिए बहुबीजा बैंगन देखो, इसमें से जितना हम अवॉइड कर सकते हैं वो हमको अवॉइड करना है, सीधी बात ये है। साहब ये ओले का क्या वो है इसका? ओला तो इट इज ए फ्रोजन वाटर ओनली। फ्रोजन वाटर तो है, लेकिन वो जो अपना जो एक ओला गिरता है तो बोलते हैं एक ओला अपने आप में एक इंद्रिय जीव है। नहीं, एक इंद्रिय जीव तो वैसे भी पानी तो है ही, मतलब ये जो स्थावर में ये एक इंद्रिय जीव जो है, एक पूरा के पूरा पिंड है उसके शरीर का, ऐसा माना जाता है। ओला त्रसजीव कहलाता है क्या? त्रसजीव नहीं होता ना वो तो, अब अवक्ष में ही है बस खाली। नहीं अवक्ष में क्यों है? मतलब ये तो पानी का भी आइस है। आइस तो अवक्ष नहीं है। नहीं आगे आ रही है 20 नंबर आइस भी आएगा 20 नंबर पे। तो पहले अपन पूरा पढ़ लेते हैं पूरा, फिर अपन करेंगे इसको। पहला ओला, दही बड़ा, रात्रि भोजन, बहुबीजा फल, बैंगन, 24 घंटे पुराना अचार ना, 24 घंटे और उससे अधिक वाला जितना ही पुराना अचार है, बड़ के फल, पीपल के फल, गूलर के फल, कठूमर के फल, पाकर के फल, अनजाना फल। अब अनजाना फल क्या है? जिन फलों के बारे में आप नहीं जानते, आपने नहीं सुना कभी, हाँ ऐसे फलों को ग्रहण नहीं करना। 13वां कंदमूल में सभी गाजर, मूली आदि जमीकंद है ना, वो सारे आ जाते हैं, जिसमें जो आपका ये भी आ जाता है, लहसुन, अदरक, मूली सब आ जाता है, प्याज, और ये भी आता है ना अपना एक घुइयां, अरबी, माटी। 14 लोग मिट्टी भी खाते हैं, बहुत सारे लोग, ना केवल बच्चे खाते हैं, बड़े भी बहुत से खाते हैं। फिर 15वां है विष, संखिया, धतूरा। ये कौन खाएगा? नशेबाज खाते हैं।
वो ना ये आप आयोडेक्सी खाते हैं लोग ब्रेड में लगा के। हाँ वो भी कल बात हुई थी ना। धतूरे को बोलते हैं ना, कनक कनक ते सोगुनी मादक ताजी खाए या खाए बोरा है बहुत याद किया था भाई साहब हमने, इतना याद किया रटते परेशान हो गए। एग्जाम में आता था तो वो कनक यहाँ धतूरे का जिसका मतलब था ना, वो धतूरा ये है। देखो आजकल लोग जो है अपने नशे के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें अपनाते हैं जिससे उनको नशा है, तो उनसे भी नहीं आता नशा, तो फिर वो कुछ और चीजें ले आते हैं, जो हेरोइन वगैरह जो सब निकलते हैं ना, ड्रग्स वगैरह, वो तो है ही। उसके अलावा अभी जो है ना वो सर्प लाए, कोबरे सर्प का विष, वो उनको लेने की आदत डाली थोड़ी थोड़ी करके। वो भी जीप पे करवाते हैं, वो भी जीप पे करवाते हैं। उससे आगे का है वो उससे आगे का है कि ना केवल वो विष ऐसे डालने के, सीधा उससे कोबरा से अपनी जवान के ऊपर दंश दिलवाते हैं और उससे उनको नशा चढ़ता है। अरे माय गॉड। हाँ तो अमेरिका वगैरह में बहुत उनको आदत पड़ जाती है, शुरू में थोड़ा थोड़ा करके आदत डाल लेते हैं वो, तो वो ऐसा अपनी जीभ को खोल करके नशे में वो करते हैं। उनको मरने का डर नहीं होता है ऐसे लोगों को, तो उनका जैसे वो एक पिस्टल का भी गेम चलता है ना, कि एक पिस्टल मैं लेके बैठूंगा, एक आप लेके बैठना, उसमें 2-3 जो है मैगजीन के 2-3 भाग जो खाली रहेंगे, कौन से में गोली के मुझे भी नहीं मालूम, आपको ही नहीं मालूम, एक आप चलाओ एक मैं चलाओ। खेलते हैं उसमें जो मर जाए, ऐसा खुद मरने के लिए तैयार बैठे, इस तरह के गेम चलते हैं। नहीं जैन साहब, मेरी बचपन में कजिन सिस्टर थी जी, तो वो उससे वो जो मिट्टी के बर्तन में दाल रखी थी, तो उसको बोला कि दाल निकाल के ले आ। तो दाल निकालने गई तो देखा तो उसने बाके बोला कि मैं इसमें तो मेरे को पता नहीं सुई सी चुभ गई, इसने सुई डाल रखी है क्या। अच्छा। जब उस बर्तन को, उसको मिट्टी के बर्तन को, घड़े को निकाल के देखा तो उसमें काला इतना बड़ा बिच्छू था। और वो बिच्छू क्या कहते मर गया था। अच्छा। मतलब उसके डंक करने से उसके हाथ में, मेरी कजिन सिस्टर के, उसके शरीर में इतना जहर था कि उससे बिच्छू मर गया। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कहते हैं कुछ जीव हो, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनके शरीर में जहर की इतनी मात्रा होती है कि वो उससे दूसरे लोग क्या कहते हैं, तो हम कहते थे भैया इससे बच के रहना, ये काट ना ले किसी को। नहीं, अगर आप नमक नहीं खाओ तो आपके शहर में, तो आपके शरीर में भी जहर हो जाएगा। या पदमचंद जी आप सही कह रहे हैं। हाँ ये भी सही है। देखो इसमें के जो अपना ये होता है ना अमरूद, अमरूद के बारे में बोलते हैं कि अगर उसमें बीज ना हो तो वो जहर हो जाए, तो उसको जहर बन जाए, और अगर नींबू के अंदर बीज ना हो तो वो अमृत बन जाए। अच्छा। हाँ ऐसा कहा जाता है। मतलब ये उनमें बीज जो है प्रकृति ने जानबूझ करके उसमें इस तरह से दिए हुए हैं बैलेंसिंग करने के लिए, ना तो अमृत मिलाना है ना, हाँ बराबर, ना अमृत बनाना है, जहर बनाना, ना जहर बनाना। तो देखो अभी अपन ये सब पढ़ लेते हैं। 13वां नंबर पे ये हो गया, 14 माटी, 15 में विष, 16 में मांस, 17 में मधु, 18 में मक्खन, 19 में मदिरा, 20 में बर्फ। मधु शहद और मक्खन के बारे में तो हम जानते हैं, जो नवनीत अपन निकालते हैं ना उसमें से, दही में से घी बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे तरह जीव उत्पन्न होते हैं और वो बढ़ते जाते हैं उनकी संख्या, इसलिए वो उसको कहते हैं 48 मिनट के अंदर अंदर निकालने के बाद अगर आपने गर्म करके घी बना लिया तो ठीक है, नहीं तो अभक्ष हो जाता। फिर मदिरा, अपन जो इसमें जो पाश्चराइज खाते हैं ना, जो मक्खन जो इसमें मिलता है एरोप्लेन वगैरह में जो सप्लाई करते हैं, ये सब जो है वो वास्तव में अभक्ष है। हम खा लेते हैं वो बात अलग है, आंख बंद करके जैसे भी करते हैं, लेकिन है अभक्ष। फिर उसके बाद है मदिरा, फिर बर्फ भी इसमें आया है। 21 में है अति तुच्छ फल, जिसमें बीज नहीं पड़े हों, कच्चे फल जिनकी अभी ग्रोथ हो रही है, बाल फल जैसे कहते हैं, जैसे छोटी सी भिंडी ले आए आप या छोटी सी तोरई ले आए, जो अभी अपना जो है उसमें बढ़ी नहीं है, उस हिसाब से अभी ग्रोथ उनकी बाकी थी। बीज हो तो नहीं खाने, बीज न हो तो नहीं खाने। समझ में नहीं आ रहा, कभी कह रहे बीज हो तो मत खाओ, और ये कह रहे बीज बाबूजी आपने मत खाओ। बाबूजी पकड़ लिया आपने। ये जो है ना प्रसिद्ध 22 अभक्ष हैं, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बताया हुआ है, आपको सब जगह मिलेंगे सारे श्रावकाचार में। ये 21 नंबर में अति तो कहा है बाबूजी, ऐसा पुरुषार्थ करो कि खाना ही ना पड़े। हाँ ये बात अल्टीमेटली तो वही छुड़ाने की कोशिश है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अति तुच्छ फल हो गया। 22 में है चलित रस, जिसका स्वाद बिगड़ जावे जैसे फटा हुआ दूध, इनके अलावा
निम्न का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे जिनका आप जरा सा भी टेस्ट बिगड़ जाए ना, आप खा के देखो कि सुबह की रखी हुई चीज शाम को भी उसका रस चल जाता है। अपन लोग तो पहले से बहुत से बासी भी खाते आए हैं कि कल का बना हुआ आज खा लिया, परसों का बना खा लिया। वो तो सर्वथा अभक्ष है ही। उसके अलावा जैसे सुबह का रखा शाम को सब्जी आपने बाहर ही छोड़ दी, फ्रिज आदि में नहीं रखा, तो उसका जो है साइन ये लक्षण ये आता है, उसका स्वाद अगर बदल गया है तो उसे नहीं खाना। तो स्वाद बदलने का अर्थ दो हैं, एक तो ये कि वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो गया, दूसरे उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई, इसलिए उनको नहीं खाना। वो तो सड़ने लगा। हाँ, सड़ने लगा, बिल्कुल। तो ये 22 पनीर खा सकते हैं? पनीर नहीं खा सकते। घर का पनीर तो बनाते हैं लोग घर पे। नहीं भाई साहब, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, फटा हुआ दूध भी नहीं खा सकते। फटा हुआ दूध पनीर ही होता है। नो, फटा हुआ दूध जो पहले आपको याद होगा ना, जैसे पहले जो गाय या भैंस का जो है बच्चा होता है, तो वो जो दूध उसका निकलता है 2 दिन बाद, उसमें जो गुड़ डाल करके वो उसको खाते हैं, चिक्की बना के जो कुछ करते हैं, तो वो भी उसमें दोष होगा। उसमें भी दोष है और नींबू डाल के फाड़ने में भी दोष है। नहीं, नींबू डाल के फाड़ने में तो मुझे पता नहीं, तो इन्होंने ये बताया है कि चलित रस जिसका स्वाद बिगड़ गया हो, ऐसा लिखा है। अच्छा, जैन साहब ये बर्फ के बारे में बताएंगे जरा, बर्फ और ओला। बर्फ अभी पूछते हैं अपन लोगों से, मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ। दूसरा है अनछना फल जल, पृष्ठ 211 पर अनछना जल के बारे में हमने बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा था। अनछने जल से बनाई गई वस्तुएं, जो अपन ने अभी जिक्र किया, जिसके लिए बाबूजी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया ना अपन ने अभी। नहीं, बाबूजी को नहीं ठहराया, नहीं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ना उनको। तो अनछने जल से बनाई वस्तुएं, चमड़े में रखे हींग, घी, तेल, पानी आदि, शरबत, मुरब्बा, अर्क आदि, तो बाहर में जो मिलते हैं ना, रूह अफ़ज़ा और फलाने फलाने, तो रूह का अर्थ क्या होता है? रूह का मतलब आत्मा, तो वो तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आत्मा जिससे खुश हो जाए, रूह अफ़ज़ा। लेकिन उनमें कितने लोगों की रूह जो उसके अंदर में सड़ रही है, रूह से मतलब शरीर, उनके कितने जीवों को मार करके वो बनाया जाता है। रूह अफ़ज़ा ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे अर्क हैं। वो जो एक मुस्लिम कंपनी ने बनाया वो रूह अफ़ज़ा, तो आप यूनानी दवाखाने में, हाँ, उनमें बहुत दोष होता है। तुमने बनाया रूह अफ़ज़ा? हाँ, तो वो सब आप देख लेना। जो अपने जो मार्ट वगैरह में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उनमें आपको उर्दू में लिखी हुई चीजें मिलेंगी बहुत सारी, तो वो सब ऐसे लोगों ने बनाया है। तो बहुत सावधानी पूर्वक, अल्टीमेटली हमको वही आना है, जैसे विनोद बहन जी कह रही ना कि अल्टीमेटली तो खाना ही ना पड़े, उस दशा में आना चाहते हैं। स्थिति तो ऐसी बना दी है आपने, ये पढ़ करके स्थिति ऐसी ही बना दी है, खाना ना ही खाना पड़े तो बढ़िया है। मतलब बहुत सावधानी पूर्वक, जैसे विद्यासागर महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, तो वो ऐसी स्थिति हमारी भी आ जाए कि भैया पेट भरना है ना, दाल रोटी खाना, क्या जिव्या इंद्री के ऊपर में क्या लोलुपी बनना। जब ये दशा हमारी आ जाएगी तब हम मालूम पड़ेगा कि हमने वास्तव में अभक्षों का जो भक्षण के बारे में जो लिखा है उससे कुछ सीख लिए। जो जितना जो अपने जीवन में उतार सके उतना उसको उतारना अवश्य चाहिए। तो ये फिर है शरबत, मुरब्बा, अर्क आदि। फिर मक्खन से 48 मिनट के पश्चात निकाला गया घी, रात्रि में बनी भोजन सामग्री, है ना। बहुत सारे लोग रात में नहीं खाते, लेकिन रात में बना लेते हैं, बना के सवेरे खाते हैं, वो भी नहीं खाते, वो भी नहीं। हाँ, शादी ब्याह में जैसे इतना भोजन बनेगा तो कैसे बनेगा, तो वो रात में 4 बजे से उठ करके हलवाई शुरू करता है, मिठाइयाँ बनाता है, दूसरी चीजें बनती हैं बहुत सारी, सवेरे क्या क्या बनेगा, और अपन भी अलाउ कर देते हैं उसको। हाँ, तुम उठ गए ना, ये बहुत अच्छा किया, नहीं तो कैसे बनता है इतने लोगों का भोजन। लेकिन वो सब रात्रि भोजन का पूरा दोष लगता है। तो इसलिए बहुत सारे जो व्रती त्यागी होते हैं ना, जो ऐसी सार्वजनिक चीजें नहीं खाते, भले ही वो उसमें बन रहा हो पंडाल में, पंच कल्याण के उसमें भोजनशाला में नहीं खाते, वो उनका इसलिए नियम है कि त्यागी व्यक्तियों के लिए इन तरह की चीजों का ध्यान रखे कि रात्रि में ना बने, ये चीजें ना हो, विशेष रूप से उनका ध्यान रखता है। और कुछ उससे भी ऊपर होते हैं, वो उनका बना हुआ भी नहीं खाते, वो स्वयं बनाते हैं। तो ये देखो कितनी थोड़ा बड़ा ही परिश्रम हो जाए, लेकिन जिन्हें वास्तव में इस चीज का संज्ञान है वो इन चीजों का सेवन नहीं करते। तो देखो एक और लिखा इसमें, गाय का दूध भक्ष्य है, यद्यपि गाय से मांस व दूध दोनों की उत्पत्ति हुई है, मगर उसका दूध तो भक्ष्य है और मांस अभक्ष्य है। जैसे सर्प से विष व रत्न दोनों प्राप्त होते हैं, किंतु उसका रत्न तो विष का नाशक है, अर्थात प्राणों का रक्षक है, और विष प्राणों का घातक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन की एक वो परिभाषा देते हैं, तो वो कहते हैं कि जानवरों के अंदर की कोई भी चीज खाना वो मांसाहार ही है,
यहाँ तक कि गाय आदि का दूध भी बहुत से लोग नहीं पीते। तो वो कहते हैं वो उनके शरीर को काट करके नहीं निकाला गया, वो दुधारू पशु होते हैं, उनको जब दूध भर जाता है अगर वो ना निकालें तो वो उनको बीमार पड़ जाए। तो उनको उनकी उत्पत्ति इसी उससे हुई है कि वो जो दूसरों को दूध का जो है वो उनसे मिलती है, पूर्ति होती है, लेकिन उसको विधि पूर्वक उसको लगाना, छानना, जैसे थनों को धो करके बड़ी प्रकार से सफाई करके और दूध को उबालना तुरंत। आजकल तो पैकेट का दूध है, उसमें तो सब पहले से जो समूर्छन जीव होते हैं। तो एनीवे ये हमने इसके बारे में पढ़ा। बर्फ और इनके बारे में जरा और पूछते हैं। बहन जी आपको पता होगा ओला और ये बर्फ में क्या दोष है? अनछने तो वो है ही है, उसके अलावा और क्या दोष है? मेन तो यही हो गया, बर्फ जो है 45 मिनट के अंदर तो 48 मिनट के अंदर तो जम नहीं सकती, 48 के मिनट के बाद वो अनछना हो जाएगा ना जल, जब बर्फ जमेगी तो एक तो इसी वजह से उसमें दोष हो गया। और तो मुझे नहीं पता और किस वजह से दोष होता है। लेकिन सर इस टेम्परेचर पे कैसे कीटाणु हो सकते हैं? हाँ ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज है, एक सेकंड शिवजन साहब, देखो हर एक जीव जो है अपने उस टेम्परेचर के ऊपर में रहने का आदी होता है। माइनस टेम्परेचर वाले जीव भी होते हैं जो माइनस टेम्परेचर में ही रहते हैं जिंदा, उससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ते ही मर जाते हैं। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि कम टेम्परेचर में जो जीव नहीं रह सकते, बहुत माइनस वाले में रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर जो पानी को अगर उबाल के उसकी बर्फ बनाई जाए तो वो पानी तो 24 घंटे तक की उसकी म्याद है। अरे भाई साहब जब वो ठंडा होगा, बर्फ के जो टेम्परेचर तक जाएगा तो उसमें सुबेन जी बोल रही वो इसमें इतना टाइम लग जाएगा कि वो उसमें नहीं 24 घंटे में नहीं, 1 घंटे में बर्फ जम जाती है सर। जो पानी आपने उसको बॉयल किया है ना, बॉयल किया हुआ है, हाँ। उसकी तो म्याद होगी ना 24 घंटे की, 48 म्याद तब तक ही है, वो टेम्परेचर बना रहने के कारण जीव उसमें उत्पन्न नहीं होते। अब वो टेम्परेचर अगर जल्दी से डाउन कर दोगे तो म्याद खत्म हो जाएगी उसकी। नहीं पानी तो आप देखिए 24 घंटे की म्याद है। आपने उबाल लिया पानी तो अपने नेचुरल वे में उसका स्वभाव है अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा होके तो मतलब 24 घंटे तक तो पानी आपका शुद्ध है। हाँ ठीक है। और उसी पानी को अगर टेम्परेचर पे आप ठंडा करके जमा रहे हैं तो उसमें उत्पत्ति कहाँ से हो जाएगी? ख्याल से यूज किया जा सकता है तब तो लेकिन ओले की एक चीज बताऊं, जैसे हम बचपन ओले की बात सही है। हाँ ओले में नहीं, जैसे हम बचपन में छोटे थे उसमें कुछ तो होता है कि तो वो हमारी नानी बताती थी, तो हम ओले को शीशी में भर के रख लेते थे, मतलब शीशी में भर के रख लेते थे और वो 6 महीने साल भी रखा रहे तो जैसे गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते ऐसे उसमें कीड़े वीड़े नहीं पड़ते थे। और अगर कोई जल जाए ना तो उसके ऊपर लगाते थे तो तुरंत आराम आ जाता था उससे। वो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर जैसा प्योर वाटर होता है। ये तो गंगा का पानी ग्लेशियर पिघलते हैं उनसे ही आता है सर। तो बहन जी वो अखाद्य कैसे होगा, आवाजी कैसे हो गया? आवाजी मुझे तो वो तो ये है ना कि ओला जो है वो बर्फ का ही वो एक तरह से जीव अलग से बोला जाता है ओला को, अब क्यों बोलते हैं जीव को, मैंने सुना है जीव ओला को जीव बोला जाता है। वो क्या कैसे जीव बोला जाता है इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं इसलिए मैं कह रहा था कि जो ओला का जो बनता है पानी का वो डिस्टिल्ड वाटर का फ्रोजन पोर्शन है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया। जो नो डाउट आपकी बात तो सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, आसमान से जो पानी गिरता है वो डिस्टिल ही होता है, डिस्टिल जैसे ही होता है। ओला को जीव बताया गया है शास्त्रों में, हर जगह जहाँ भी पढ़ा है, लेकिन वो जीव क्यों है, जीव कैसे है, अब उनमें स्थावर जीव है। तो बाजार की बनी हुई वो खराब होती है, तो बाजार की बनी हुई होती है वो चीज अलग है। स्थावर भाई साहब, स्थावर जीवों में तो ये ओला आएगा नहीं और किसमें आएगा? तो एक बार बताओ ना, स्थावर में तो जलकाय जीव और अग्निकाय और वो पृथ्वी काय और ये 5 काय के हैं। तो ये बर्फ ओला को अलग से डिफाइन किया है ना। एक इंद्री जितने जीव हैं वो स्थावर में ही तो आते हैं। जी वो एक इंद्री जीव है, ओला भी। हाँ अच्छा तो पानी भी तो पीते हैं, वो भी एक इंद्री जीव है सर। हैं जी क्या कर रही है? मैं ये कह रही हूँ कि वो बिना छना जल है तो उसमें त्रस्त जीव भी रहते होंगे ना। वो तो बात सही है, मगर ये जो ओला है तो बहन जी डिस्टिल वाटर है बिल्कुल, जो ऊपर जो आपके वातावरण से आता है। और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है
बोतल में भर के और पानी में जीव नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल शुद्ध रहता है, समझे। तो उसमें भी मेरे ख्याल से त्रस जीव नहीं होंगे उसमें, लेकिन जलकाय के जीव तो होंगे। जलकाय के जीव तो होंगे, वो तो ठीक है, जलकाय के जीव है। साइंटिफिक रूप से तो जो पानी जल जो बरसता है उसको भी नहीं पीने के लिए मना करते हैं। नहीं, उसको पीने को बोलते हैं सर, उसको पीने को बोलते हैं, रेन हार्वेस्टिंग के लिए बोला हुआ है। नहीं, रेन हार्वेस्टिंग के लिए बोला है, लेकिन उस पानी को यूज करने के लिए, पीने के लिए सबसे शुद्ध होता है। शुद्ध होता है। एक मिनट, लेकिन जब तक रजत कुछ बोल रहे हैं। रजत हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जो अपन जब पानी जब लो टेम्परेचर पे जाता है तो आप जैसे बता रहे हैं उसमें दूसरे तरह के जीव पड़ने लगते हैं लो टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर पे ही होते हैं। तो जब अपन बोलते हैं कि ओला जो तरस जीव, ओला जो एकेंद्रीय जीव होता है, तो उसमें एकेंद्रीय जीव पड़ने लगते हैं जब वो ठंडा होने लगता है। तरस जीव पड़ने लगते हैं उसमें। पानी को भी अगर आप ठंडा करेंगे, छने हुए पानी को भी ठंडा करेंगे, तो उसमें उस ठंडे जो वातावरण जो होते हैं, जो उस टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं। हाँ, ये इनका लॉजिक सही है, बिल्कुल लॉजिक सही समझ में आ रहा है कि वो ऊपर जमता है ना, ऊपर जमता है, छना हुआ तो पानी तो है नहीं, वो ऊपर जमता है, तो उसमें जो त्रस जीव होते होंगे पानी में, वही जम जाते हैं उसमें। सही कह रहे हैं रजत जी, सही कह रहे हैं। सही कह, इवेपोरेशन जब होता है तो उसमें ऐसा तो नहीं कि त्रस जीव जो कोई यहीं छोड़ जाए और वो बाकी का पानी जाके ऊपर जो इवेपोरेट। इसीलिए ये खाद्य बताया। आई थॉट एवेपोरेशन तो बहुत क्लीन प्रोसेस है सर। एवेपोरेशन से तो आप प्योर वाटर लेते हैं। नहीं, प्योर तो लेते हैं, उसमें त्रस जीव नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी है क्या? यस सराउंडिंग शायद ले लेता हो, सराउंडिंग में जो एयर है उसमें वहाँ पर कोई हो तो अलग चीज है, बाकी एवेपोरेशन से काफी क्लीन प्रोसेस। नहीं बादलों की वर्षा में तो त्रस जीव नहीं होंगे वर्षा में, लेकिन जो जमा हुआ ओला है उसमें तो वहीं जम गए जीव। अरे साहब, बरसात वहीं से हो रही है, वहीं पानी जम रहा है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। नहीं जम तो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है ना, जो पानी इवेपोरेट हो रहा है, वो त्रस जीव भी कोई बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, त्रस जीव भी बहुत छोटे साइज के होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के पानी में दिखते नहीं ना। इवेपोरेशन में वो कोई ऐसा उसके कोई छन्ना तो लगा नहीं है कि खाली वही उड़ के जाएंगे ऊपर इवेपोरेशन में। मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी और ज्ञानी से बात करनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी इसमें विस्तार से नहीं बताया। बहुत विस्तार से फॉरवर्ड अंग्रेज बात कर रहे हैं, लेकिन आई सपोज हाथ ही टटोल रहे हैं हम। हाँ अंदाज हाथ पर मार रहे हैं भाई साहब। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं चलते कहीं से मिला कुछ। हाँ, चलते एक बात और बताऊं कि जो फ्रिज है ना, रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर रखी हुई समस्त वस्तुएं लोग अवक्ष में ही मानते हैं। हाँ, वो क्यों मानते हैं, अपन इसकी चर्चा करेंगे। जब फ्रिज में ही रख के हो गया, उसमें आप ठंडा किसे करोगे? आपने तो एक पूरा ब्रैकेट लगा दिया। कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे विस्तार से, अभी समय हो गया। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। ज्ञान के प्रकाश को अपर भास को भानु शिव खानी है, द्रव्य जान को बंध विधि भान को स्वपर पिछान को परम प्रमाणी है, अनुभवताय को जीव के जताए को कहु न सताए को भवे उर आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, ये जिनवाणी भारती तो जप रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।